नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत फ्रांस संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में करेंगे भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का भी करेंगे दौरा। मार्से में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा गजब का उत्साह। भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ मार्से। फ्रांस के सफल दौरे के बाद आज शाम अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों पर अहम चर्चा की संभावना। श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का निधन। पीजीआई लखनऊ में ली अंतिम सांस। 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। और आपकी हार के बाद राजधानी दिल्ली में सीबीआई की पहली बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को उस समय नई उड़ान मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्से में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का भी दौरा करने वाले हैं। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज फ्रांस के तटीय शहर मार्से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिमेट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्से में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। साथ ही प्रधानमंत्री मार्से में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का निर्णय लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्से में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा भी करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल हैं। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्से, फ्रांस। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के ऐतिहासिक मार्से शहर पहुंचने पर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्से शहर का विशेष महत्व है।
इस शहर के तट पर महान वीर सावरकर ने ब्रिटिशों की हिरासत से भागने का साहसिक प्रयास किया था। मैं यहाँ के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मांग की थी कि वीर सावरकर को ब्रिटिशरों को ना सौंपा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के माजे में जब होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहां के विकास के अहम भागीदार भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस और सीईओ मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार, जन कल्याण और भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ व्यापारिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बदलाव भी होंगे। भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान ये है कि आज भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। उन्होंने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश के लिए यही समय सबसे सही समय है। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% FDI के लिए खोल दिया गया है।
इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बढ़ते हैं आगे। फ्रांस दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और अधिक मजबूत और ठोस बनाना है। व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी से डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की देखिए ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। बात महाकुंभ की, जहां आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा का स्नान विशेष रूप से पुण्य लाभ देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपना तप करते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना
और आदर्श मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत साधु, संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, स्नानार्थी और गृहस्थ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी अब साफ देख पाएंगे। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 4 बजे मेला क्षेत्र के सीसीटीवी की निगरानी की। वहीं योगी के निर्देश अनुसार प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा चाक चौबंद है। महाकुंभ में आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर एंटी सैबोटाज टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी पुलिस की टीम पूरे इलाके की बारीकी से निगरानी कर रही है। कोई भी संदिग्ध वस्तु की जांच कर सभी संदेह दूर किए जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष रणनीति बनाई। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थल प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं। 5 लाख से अधिक क्षमता की वाहन पार्किंग व्यवस्था है और इस अवसर के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया। यातायात अव्यवस्था से बचने के लिए सार्वजनिक और निजी वाहनों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को पैदल स्नान घाट तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में श्रद्धालुओं के लिए 133 एम्बुलेंस तैनात की गई। महाकुंभ नगर में करीबन 43 हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर, 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंसेस और एयर एम्बुलेंसेस की विशेष रूप से व्यवस्था है। घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं। पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेडिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जेंस स्कीम है वो लागू है। जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग। महापर्व महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वो महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. We enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for the Babas, but we still don't found them. Dealing with their beliefs, bathing, coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. और ये थी महाकुंभ से जुड़ी खास खबरें। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का देहांत हो गया। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और पीजीआई लखनऊ के आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक ही दिन में श्री दास जी को कई बार ब्रेन अटैक हुआ, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से इसका संज्ञान लिया, तुरंत उचित इलाज की व्यवस्था की। इसके बाद वो डॉक्टर की देखरेख में आईसीयू में भर्ती थे। बीते कई दिनों से उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन आज माघी पूर्णिमा के पवित्र दिन वो अनंत यात्रा पर चले गए।
दिल्ली बीजेपी कार्यालय में सभी समितियों की एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में दिल्ली में मिली प्रचंड जीत पर चर्चा की जा रही है। साथ ही चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई उन पर भी मंथन हो रहा है। बैठक में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली चुनाव के प्रभारी वैजयंत पांडा और सह प्रभारी सांसद अतुल गर्ग, अलका गुर्जर के साथ दिल्ली प्रदेश के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली विधानसभा की सह चुनाव प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने दिल्ली की जीत को प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल की जीत बताया। डीडी न्यूज़ के संवाददाता अमिंदर गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान अलका गुर्जर ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और ये उसी की जीत है। अलका गुर्जर ने डीडी न्यूज़ के जरिए दिल्ली की जनता को अपील की कि वो जल्द दिल्ली में सरकार बनने के बाद विकास का काम जो है वो धरातल पर नजर आने लगेगा। साथ ही प्रधानमंत्री की एक गारंटी है जो यहाँ पूरी की जाएगी। दिल्ली में एक बड़ी विक्ट्री 27 साल बाद। ओवरऑल आपने पूरा कैंपेन को देखा, बहुत करीब से देखा, सारी रणनीति भी देखी, कैसे देख रही हैं इस विक्ट्री को? देखिए, ये दिल्ली की जीत है भारतीय जनता पार्टी के संगठन, समर्पित कार्यकर्ताओं और मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। और दिल्ली को आपदा से मुक्ति मिली है। अब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, यमुना साफ होगी और जिस विकास की बाट दिल्ली जो रही थी वो विकास भी होगा। केजरीवाल की इतनी बुरी हार और उसमें जो उनका वोट बैंक था, महिला वोट बैंक, जिसमें MM की बात करते थे, मिडिल क्लास महिलाओं का जो वोट बैंक, वो पूरा खिसक के बीजेपी की ओर टर्न हुआ है। तो इसके पीछे उनकी नाकामियां और जिस तरह से महिलाओं के मुद्दों पे वो काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं देख रही हैं उसको। शराब घोटाला और भ्रष्टाचार और जन विरोधी घोषणाएं, ऐसी घोषणाएं जिनके बारे में उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और दिल्ली जिसने उन पर विश्वास किया था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। तो यही एक कारण है। और इसके अलावा मोदी जी का नेतृत्व, मोदी सरकार की नीतियां, हमारे संगठन की ताकत, दिल्ली की जीत और ये दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। और दिल्ली में अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली भी होगी। एक प्रचंड जीत, इसके बाद सरकार बनाने की तैयारी और सभी का जो एक सोच है कि CM कौन होगा, किस तरह की कवायद हो और क्या नाम निश्चित हो चुके हैं? देखिए, CM कमल का फूल होगा, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा जो हमारे संकल्प पत्र के अनुकूल हमारी मोदी की गारंटी को पूरा करेगा, जो दिल्ली के दिल में बसेगा और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से और मोदी सरकार की नीतियों को लागू करेगा, भ्रष्टाचार को मिटाएगा। ये थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली चुनाव की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये बड़ी जीत एक जिम्मेदारियों के साथ आई है और इस बार दिल्ली की जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की जीत है। उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और जल्द ही नई सरकार दिल्ली में विकास की कई बयारों को लेकर आएगी। कैमरामैन राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी की हार के बाद CBI ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की। CBI ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये राजधानी में पहली बड़ी कार्रवाई है जो आम आदमी पार्टी के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने की। दरअसल एजेंसी को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर तक परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। जब CBI ने इन शिकायतों की जांच पड़ताल की तो इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत मिले, जिसके बाद CBI ने विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली परिवहन विभाग में पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया था कि DTC की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाला हुआ। बीजेपी के आरोपों के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने LG VK सक्सेना ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की, जिसे LG ने मंजूरी दी। इस मामले में CBI जांच कर रही है। सांसद स्वाति मालीवाल ने रेत चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर चोरी का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, ये पंजाब के जीरकपुर का वीडियो है। गाद निकालने के नाम पर खुलेआम दरिया से रेत चोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं रेत की चोरी रोककर 20,000 करोड़ बचाऊंगा। आज पंजाब में ऐसा हाल है कि कर्मचारियों की सैलरी देने तक पैसे नहीं। 20,000 करोड़ कहां गए?
और इन्हीं खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, परिवहन विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए हैं, बड़ा एक्शन मान सकते हैं हम सीबीआई द्वारा परिवहन विभाग में कई अधिकारियों के खिलाफ। बिल्कुल बड़ा एक्शन है आजकल, और आप देख रहे हैं कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले की शिकायत कई बार कर चुकी थी, और आप देख रहे हैं कि आम आदमी जो खासतौर पर डीपीसी की बसों में सफर करते हैं, उन्होंने भी इस बात की शिकायतें करी थी कि यहाँ पर करप्शन का जो खेल है वो खेला जा रहा है। खासतौर से गुरुग्राम और दिल्ली का जो बॉर्डर है, सबसे बड़ी संख्या में आजकल आपको भी पता है कि दूसरे स्टेटों की जो बसें हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर रही है। इन पर अलग अलग तरीके से, अवैध तरीके से जो वसूली से जो आरोप है वो दिल्ली के परिवहन विभाग पर लगते रहे हैं। और अब इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली परिवहन विभाग के जो 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, उनमें किस तरह की भूमिका है इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि कल इनको हिरासत में लिया था, लंबी पूछताछ के बाद आजकल इनको गिरफ्तार किया है। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे और भी कई सारे लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने भी करी थी कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग में करप्शन का खेल खेला जा रहा है और उसका पैसा आम आदमी पार्टी के पास पहुंच रहा है। और आपको पता है कि आम आदमी पार्टी पर इससे पहले भी करप्शन के कई सारे आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कि जल बोर्ड में किस तरह से घोटाला हुआ, टैंकर माफिया किस तरीके से यहाँ पर काबिज हुए। आपने देखा है कि दिल्ली की जो शराब नीति थी उसमें किस तरीके से करप्शन का खेल खेला गया। 100 करोड़ की जो रकम है वो साउथ वैली से वसूल की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, और फिर उस वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया गया। अब ये एक बड़ा एक्शन है सीबीआई का, और 6 लोगों को सीबीआई ने जो खासतौर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई का ये कहना है कि इनसे पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल है। आचार चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब इन खबरों के बाद बढ़ते हैं खेल के जो तमाम खबरें हैं उनकी तरफ। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में खेले गए अब तक के 2 मैचों में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर 2-0 की अजय बढ़त बना ली। ऐसे में तीसरे वनडे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो जीत हासिल कर इंग्लैंड का क्लीन स्वीप करे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह पीठ में चोट के चलते प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बुमराह के स्थान पर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। भारतीय टीम में एक और बदलाव किया गया है। वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल के स्थान पर टीम में जगह दी गई है। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस भव्य आयोजन से देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की जो एक टीम है स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई, उसे तैनात किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की देहरादून से एक खास रिपोर्ट। खेल के दौरान खिलाड़ियों का चोटिल होना आम बात है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी इसकी झलक कई मर्तबा देखने को मिली है, लेकिन खिलाड़ियों का समय पर उपचार हो और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, यह किसी भी बड़े खेल आयोजन के लिए बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने खेलों के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष मेडिकल टीम गठित की है। देहरादून में अनुभवी डॉक्टरों के साथ नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की यह टीम तैनात है, जहां खिलाड़ियों को किसी भी चोट या बीमारी की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मेरा इंजरी हुआ था तो मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था, बहुत अच्छा बढ़िया। अभी थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, अभी और रिकवरी भी होगा यहाँ से। अभी बढ़िया, अभी दवाई दे रहा है अभी यहाँ पे, मतलब जो ट्रीटमेंट में चाहिए सब कुछ दे रहा है यहाँ पे। इसके अलावा खिलाड़ियों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है, ताकि उनकी फिटनेस सुनिश्चित की जा सके। खेलों के दौरान चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने मोबाइल हेल्थ यूनिट की भी व्यवस्था की है, जो पूरे आयोजन के दौरान सक्रिय है। यहाँ पर हमारी जो टीम में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं, फिजिशियन है
और हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ्स हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मासिस्ट यहाँ पर अपॉइंटेड है हमारे साथ। और यहाँ पर जो भी जिस भी तरह के जो चिकित्सा सुविधा के लिए हमारे पास लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो संभव चिकित्सा हम लोग दे पा रहे हैं वो यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चित रूप से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की इस पहल से खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल मिला है, जो उन्हें अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित हो रहा है। तो खिलाड़ी के पदक जीतने के रास्ते में चोट जो है वो आड़े ना आए, इसकी विशेष व्यवस्था जो है वो 38वें राष्ट्रीय खेलों में इस स्वास्थ्य उपचार केंद्र के रूप में सामने है, जहां पर न केवल खिलाड़ियों की फिटनेस की जांच परख की जा रही है, बल्कि अगर कोई चोट ज्यादा गंभीर हो तो उसका भी बखूबी इलाज किया जा रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और खेलों के राष्ट्रीय फलक पर मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन ऐतिहासिक है। पदक तालिका में उत्तराखंड टॉप 10 में है और अब तक हुए सभी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की ये रिपोर्ट। हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। उत्तराखंड के हर खिलाड़ी की रगों में यह शब्द लहू बनकर दौड़ रहे हैं। वुशु का खेल हो या एथलेटिक्स या फिर जूडो, हर खेल में इस राज्य के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों में पहली स्वर्णिम सफलता वुशु से मिली। उसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया। घरेलू हालात में राज्य का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खिलाड़ियों के मुताबिक इस बेहतरीन प्रदर्शन की मुख्य वजह खेलों को लेकर बनाया गया बेहतर वातावरण है। जब से लास्ट ईयर से मैं रह रहा हूँ तब से मैंने नोटिस किया कि वुशु पहले से तो बहुत डेवलप हो गया है उत्तराखंड। लास्ट ईयर पास्ट 2 ईयर से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है और आप भी पता होंगे कितना सारा तालु प्लेयर, तालु एथलीट और इवन सांदा मेडल जीत रहा है। निश्चित रूप से यह सरकार का बेहतरीन प्रयास है, जिसके चलते अब यहाँ के युवा खेलों को एक बेहतरीन करियर के रूप में देखने लगे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन ने प्रदेश में खेलों के स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इस बार उत्तराखंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम टॉप 10 की लिस्ट में आ रखे हैं। प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहती थी वो सब मिला है। हमें उत्तराखंड के हर प्लेयर को वो सारी चीज़ें मिली, वो सारी सुविधाएं मिली जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे, जैसे अच्छी गेम्स फैसिलिटी, गुड कोचेस और रहने की जगह एंड लिविंग ऑल सी अच्छे ग्राउंड्स एंड ऑल। अभी कुछ टाइम पहले जो 3rd लॉन्गेस्ट एक रेसिंग प्लेस बनी है वो भी उत्तराखंड में ही बना रखी है। तो इस गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम ने, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारा अच्छी सुविधाएं दे करके इस बार प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया है। गवर्नमेंट को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट दिया, इतनी फैसिलिटीज़ दी, इतना अच्छा होटल, खाने की चीज़ें और ग्राउंड, सब कुछ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। शानदार स्टेडियम, बेहतरीन कोचिंग, उच्च तकनीक और खिलाड़ियों के अंदर खेलों के प्रति नई ऊर्जा देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में एक नया अवतार दे रही है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन राज्य में खेलों की नई क्रांति का संकेत है। ये संकेत इस ओर भी है कि ये खिलाड़ी अब सिर्फ अपने आप को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार करेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, उत्तराखंड। आज संत रविदास जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी रहे। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने मत, मजहब, पंथ और विचारधाराओं की सीमाओं में उनके विचारों को बांधा नहीं जा सकता। देखिए उनके जीवन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारतवर्ष की पवित्र धरा ने कई महान संतों को जन्म दिया, जिनके विचार और उपदेश आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक हैं संत गुरु रविदास, जिनका योगदान न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मानसिक सुधार में भी अविस्मरणीय है। आज संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती है। संत गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। संत रविदास को संत शिरोमणि, संत गुरु की उपाधि दी गई। उनके द्वारा रचे गए 40 पदों को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रविदास एक महान संत और कवि थे, जिनका भक्ति आंदोलन में अहम योगदान था।
उन्होंने समाज से विभाजन को दूर करने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनकी वाणी का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि समाज के सभी वर्गों की उनके प्रति श्रद्धा रही। संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रविदास ने अपने भक्ति पदों के माध्यम से भक्ति मार्ग को सरल और समझने योग्य बनाया। उनके प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी आज भी भक्तों के दिलों में गूंजते हैं। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में बने पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 101 करोड़ रुपए की लागत के आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर एवं स्मारक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे पीएम सर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया